का जो वृत्त सुना और योजना भी सुनी, हम सबके अभिप्राय भी उसके ऊपर आए, उसमें से कुछ निष्कर्ष पर हमको आना ही चाहिए। तो ऐसा है कि पितामही विद्यापीठ के लिए पहले हमको टोली का गठन करना है। अभी टोली का गठन होगा तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पटरी पर चढ़ जाएंगे और होने लगेंगे। टोली का गठन करेंगे, फिर दूसरा केंद्रों को इस विषय को ओन करना चाहिए। केंद्रों के माध्यम से ये होगा तो केंद्रों में सक्रियता भी आएगी और केंद्रों को अपना अपना काम करने के लिए एक अच्छा विषय मिल जाएगा और स्थानिक होने के कारण से वो सरलता से होगा भी। ऑनलाइन के स्थान पर अधिक वो प्रत्यक्ष रूप में होने लगेगा। जैसे पितामही विद्यापीठ ग्रंथ का वाचन अनुष्ठान है, वो तो स्थानिक हो सकता है। कुटुंब सदस्यता जो 10 लोगों तक गृह गंगाधारा पहुँचाना है तो वो तो स्थानिक होगा, लगभग स्थानिक होगा। तो स्थानिक वाचन अनुष्ठान स्थानिक हो सकता है। 10 परिवारों को मिलकर करना, 10 परिवारों को मिलकर करना। ऐसे यदि हम थोड़ा सा लक्ष्य केंद्रित करें कि हम एक हमारे में से हमारे पास 10-10 लोगों का गट बन जाएगा। यदि हमारा कुटुंब सदस्य बनता है तो उन 10 में से किसी एक को वाचन अनुष्ठान का यदि दायित्व दिया तो उसके माध्यम से ये वाचन अनुष्ठान स्थानिक रूप में शुरू किया जाएगा, शुरू होगा। इसको चातुर्मास वाचन अनुष्ठान करके कोई एक ऐसा पवित्रता का, धार्मिकता का, पुण्य का कार्य है, ऐसा रूप भी हम दे सकते हैं। और कुटुंब हमारा तीर्थ क्षेत्र है, ऐसा करके उसके लिए ये अनुष्ठान हम कर रहे हैं, ऐसा स्वरूप उसको हम दे सकते हैं। तो ये जो वाचन अनुष्ठान का कार्यक्रम है वो हमारा बहुत ही माने व्यापक ऐसा होता जाएगा। उसके सदस्यता के रूप में ही हमको कार्यकर्ता मिल रहे हैं, ऐसा अगर हमने समझा तो अच्छा होगा। ये जो सदस्य बनेंगे उनका फिर केंद्र के साथ जुड़ाव रहेगा। वह भी स्थानिक केंद्र है, उसके साथ भी रह सकता है, ज्ञानम के साथ भी रह सकता है। कार्यक्रम उनके लिए आयोजित हो सकते हैं जैसे कुटुंब के सदस्य हैं। एक दूसरी सदस्यता कार्यकर्ता सदस्य की भी है, वो व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। ये कार्यकर्ता सदस्य होंगे, वो उसका कुटुंब सदस्य हैं, उनका संपर्क आदि करेंगे, उनके लिए बैठकों की या प्रशिक्षण की या ऐसी व्यवस्था भी करेंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान दिया तो पितामही विद्यापीठ का कार्य बहुत अच्छी गति से चल सकता है। दूसरा जो हमने अभी विद्वत परिषद की बात की, तो विद्वत गोष्ठी के लिए जो 2-3 सुझाव आए उसको हमने गांठ बांधना चाहिए कि एक गोष्ठी के लिए या किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत व्यवस्था करनी होती है, बहुत समय उसके पीछे जाता है, बहुत ही श्रम होता है और बाकी सारे कार्य ठप हो जाते हैं क्योंकि विद्वत परिषद के लोग वो करते नहीं है। वो तो वहाँ ज्ञानम में जो लोग हैं उनको और फिर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, उनमें जो सक्रिय होते हैं उनको ये करना होता है। तो इतना सारा व्यय करने के स्थान पर अध्ययन में हम अधिक से अधिक समय लगा सकें और व्यवस्था के पीछे कम समय जाए, इस प्रकार से हमारी विद्वत गोष्ठियों का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। 2 प्रकार से वो हो सकता है। एक तो ज्ञानम में ही हो सकती है इतनी संख्या में गोष्ठी करना, ताकि वहाँ फिर भाग दौड़ ना करनी पड़े, समय ये वो यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ लाओ, ये सब ना करना पड़े। ये तो ऐसे ही अपव्यय है सारा समय का, श्रम का और इसका। तो ज्ञानम में हो सके उतनी ही संख्या में गोष्ठी करना। हाँ, पूरे वर्ष भर के गोष्ठी के कार्यक्रम का नियोजन बहुत अच्छी तरह से करना कि वो पूरी गोष्ठियों का सारा समय पत्रक तैयार हो जाए, विषयों की योजना हो जाए, वक्ताओं की योजना हो जाए और उसमें भाग लेने वालों की भी संख्या निश्चित हो जाए कि हमको 20 लोगों की गोष्ठी करना है तो 20 लोग तय हैं कि ये
हम 30 लोगों की सूची बनाएंगे तो 20 लोग तो उसमें रहेंगे ही। इस प्रकार से जरा अच्छी तरह से घनिष्ठ पद्धति से व्यवस्था करके उसको यशस्वी बनाना। तो एक मुद्दा है ज्ञानम में हो सके उतने उसी प्रकार से गोष्ठी का आयोजन करना। दूसरा है विकेंद्रीकरण। ज्ञानम में हो सकती है, बीकानेर में हो सकती है, संभल में हो सकती है, सातारा में हो सकती है, चेन्नई में हो सकती है, बेंगलुरु में हो सकती है। ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर ये इन गोष्ठियों का आयोजन हो, इसका विचार भी किया जा सकता है। दो में से कौन सा हमारे लिए अधिक नियंत्रण में रहने वाली बात है, ये इसका विचार करके इसको जरा वर्ष भर की कार्य योजना की दृष्टि से विद्वत परिषद स्ट्रीमलाइन कर दे तो ये अच्छा रहेगा। फिर वो एक बार हमारी योजना अच्छी तरह से बन गई तो वर्ष भर फिर वह उसका निर्वहन ही करना रहेगा, परंतु इसके लिए हमको पूर्व तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी होगी। ज्ञान विषय यदि तय हो जाता है तो फिर हमारे वर्ष भर की गोष्ठियों के विषय भी उसके ही आयाम रहेंगे। ज्ञान विषय के ही विभिन्न आयाम वो रहेंगे। उनमें से कुछ विषय हमारे चिंतन सत्र के विषय हो सकते हैं, परंतु वो सब कब होगा जब गोष्ठियों का समय सारिणी का तंत्र बनेगा, ज्ञान विषय तय हो जाएगा, ज्ञान विषय के गोष्ठी के साथ संबंध जुड़ेगा, वो फिर उसका उपविषयों में भी विभाजन होगा और फिर उपविषयों के अनुसार गोष्ठियाँ होंगी। चिंतन सत्रों के बारे में हमने कहा कि चिंतन के और विषय भी हमारे तय होने चाहिए। उस हिसाब से दैशिक शास्त्र का ये विषय जो आए, सुझाव आए, वो तो बहुत अच्छे हैं और सभी विषयों पर चिंतन सत्र हो सकता है, ऐसे हैं, परंतु और भी विषय महत्वपूर्ण हमको इसमें समाविष्ट करना चाहिए। इस दृष्टि से और भी विचार करके आज जो मुक्त चिंतन का सत्र होगा उसमें हम लोग सुझाव दे, यह अपेक्षित है। उसके साथ ही चिंतन सत्र के बारे में अर्थनिरपेक्ष शिक्षा वाला जो चिंतन सत्र में है उसमें हमारा प्रयोग ये है कि वे 18 विषय होंगे। 18 में से 9 मेरे रहेंगे, 9 हम सबके मिलकर रहेंगे। तो उसमें संदीप जी का हो गया, राजेंद्र जी का हो गया, मनु जी का हो गया, ऐसे हम सबको एक एक विषय तैयार करना है। आने वाले दूसरे चिंतन सत्रों में भी हम इस प्रकार का प्रयोग यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं की दृष्टि से अच्छा होगा, विद्यापीठ की योजना की दृष्टि से भी अच्छा होगा, हम सब की दृष्टि से भी अच्छा होगा कि हम विषय प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनते जाएंगे और हमारा भी एक श्रोता वर्ग निर्माण होता जाएगा। तो ये प्रयोग हम कर सके ऐसे हमारी सिद्धता हमको करनी चाहिए। अब अर्थनिरपेक्ष में जो हमारी ये है तो पूरे वर्ष भर में एक ही विषय लेना है, यदि एक ही विषय की तैयारी करना है और पूरे इसमें तय भी है कि कौन सा विषय है, किस दिन है, इसलिए हमारा तैयारी करने के लिए पूरी अनुकूलता हमारे लिए है। उस प्रकार से नए चिंतन सत्रों में भी हम यदि इस प्रकार से नियोजन कर दें तो हमारे लिए भी सिद्धता, क्षमता, योग्यता विकसित करने के लिए अच्छा अवसर होगा। सभी दृष्टि से इस विषय में हमको लाभ ही लाभ है, ऐसा हमारा ये होगा। व्यास विद्यापीठ के बारे में हम लोग अभी अनौपचारिक रूप से भी हमारा मत बनाएंगे कि शुरू करना चाहिए क्या, कब शुरू करना चाहिए, किस रूप में शुरू करना चाहिए, और उसका पितामही व्यास विद्यापीठ ये हो जाएगा। उसी प्रकार से अध्ययन वर्ग भी मुझे लगता है कि व्यास पूर्णिमा से पहले
परंतु मेरा मानना ये है कि ज्ञानम में कर सके ऐसे ही कार्यक्रम करने पर अब हमने विशेष आग्रह रखना चाहिए। इस दृष्टि से अध्ययन वर्ग में के बारे में भी जब उसका विषय आएगा तब हम विचार करेंगे। अभी तो जो सुना, जो प्रस्तुत हुआ, उसके संदर्भ में मुझे यही कहना प्राप्त है। इतना ही लगता है। आपने समय